सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है, तो आंसर होगा रशिया ने। तो प्रश्न का उत्तर तो हो गया कि रशिया ने इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है, लेकिन अब आपके मन में आएगा कि ये इस्लामिक बैंकिंग क्या है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बात बताता हूं। तो ये एक नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग है, मतलब कि यहां पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो बैंकिंग का पूरा सिस्टम है ये बेस्ड होता है इस्लामिक लॉ के सिद्धांतों पे, जिसे शरिया लॉ भी कहते हैं। तो इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब उसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती पैसे को। और इसीलिए कहा गया है कि मनी से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें कोई ब्याज नहीं लेना चाहिए, यही शरिया लॉ में कहा गया है। तो मतलब इस बैंक में अगर कोई पैसे जमा कराएगा तो उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और इस बैंक से अगर कोई लोन लेगा तो उसे इंटरेस्ट नहीं देना होगा। और इसमें यह भी मना किया जाता है या ये भी प्रतिबंधित है कि उस पैसे का इस्तेमाल गलत चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, जैसे कि शराब में, गैम्बलिंग में, हथियार बनाने से संबंधित कार्यों में। इन सब चीज़ों में उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीज़ें बता दी, आपको समझ में आ गया इस्लामिक बैंकिंग क्या है। अभी इसको शुरू किया है रशिया ने। अच्छा, रशिया के स्टैटिक में आपको याद कराऊं उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि अभी भारत ने किस बैंक के सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की है। यह भी कुछ दिन पहले ही हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था प्रश्न। देखो, रशिया की कैपिटल मॉस्को होती है, करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अभी आपको याद होगा रशिया ने चंद्रमा पे अपना कौन सा मिशन लॉन्च किया था, लूना 25। किस रॉकेट की सहायता से? सोयूज 2.1B रॉकेट की सहायता से, लेकिन ये क्रैश हो गया था। अभी रशिया ने ही ओशियन शील्ड 2023 एक्सरसाइज का आयोजन किया था बाल्टिक सागर में। अगर आपसे पूछे ना कि रशिया का एक सेबर बैंक है, इसने भारत में कहाँ पे IT यूनिट स्थापित की है, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और इसी बैंक ने AI चैटबॉट गीगा चैट को भी लॉन्च किया था। रशिया की स्पेस एजेंसी को क्या कहते हैं? रॉसकॉस्मोस कहते हैं। और जो रशिया है ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। वैसे रशिया ही नहीं, एक तो तुर्की हो गया और एक कजाकिस्तान हो गया। तो रशिया, तुर्की और कजाकिस्तान ये एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 को जीत लिया है, तो आंसर होगा भारत ने। तो बात करें ये मेंस हॉकी 5S एशिया कप, ये हुआ कहाँ पे? ये ओमान के सलालाह में हुआ, और फाइनल हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसको भारत ने जीत लिया पाकिस्तान को हरा करके। और इसी के साथ भारत ने FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप, जो कि 2024 में होंगे, कहाँ पे? ओमान की कैपिटल मस्कट में, उसके लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा चलो, आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी चेक करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वुमेन्स हॉकी 5S एशिया कप भी हुआ था। ये तो पुरुष वाला है, अभी महिलाओं वाला भी हुआ था। उसको किसने जीता बताओ? तो उसको भी भारत ने ही जीता था। उसमें भारत ने थाईलैंड को हराया था। अच्छा, हॉकी की बात है ना, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन कराता हूँ रिलेटेड टू हॉकी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होगा आपको, अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हुआ था उड़ीसा में, जो कि इसका 15वां संस्करण था, जिसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। उसके बाद आपने देखा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था लेह लद्दाख में, उसको ITBP ने जीता लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। फिर आपने देखा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने थे कौन? क्रेग फुलटन, ये साउथ अफ्रीका से हैं। अच्छा, वैसे रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के रानी रामपाल के नाम पे कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको उड़ीसा में मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे कर दिया गया, जहाँ पे ये अभी हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे। वैसे मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। और अभी हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना था? हार्दिक सिंह को, जबकि महिलाओं में चुना गया सविता पुनिया को। और अभी याद होगा आपको, एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 हुआ था पुरुषों का, कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में। इसको भारत ने चौथी बार जीता। अभी किसको हराया था? मलेशिया को। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ कपीज हैं, जैसे कि अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, एक रणजीत सिंह कप हो गया। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी आप जानते हो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने थे?
मोहम्मद तैयब इकराम बने थे। और वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके रिलेट करते हैं हॉकी से। और ये सारे वही प्रश्न हैं जो अभी पिछले एक साल में आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। मतलब आप देख सकते हो, एक प्रश्न हॉकी का आया, मैंने पूरा साल आपको रिवाइज करा दिया जो भी हॉकी से रिलेटेड न्यूज़ आपने पढ़ी थी। और हाँ गाइज, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे बीच में हम बात नहीं करेंगे। जब करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद में बात करूंगा। हिंट आपको दे देता हूँ, आपको याद होगा पिछले साल करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास भी हमारी आती थी डेली, जिसमें मैं आपको पिछले एक साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराता था। और 10 मिनट की क्लास में 25 से 30 क्वेश्चन आप रिवाइज करते थे। बस उसमें प्रॉब्लम क्या थी, वो केवल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थी, इंग्लिश की थोड़ी कमी थी उसमें। लेकिन इस बार कुछ अलग करेंगे जिसमें इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम दोनों को फायदा होगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बाकी सब बात लास्ट में करेंगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। ज्यूरिख कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में। तो यहीं पे हुआ ज्यूरिख डायमंड लीग 2023, जिसमें नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 85.71 मीटर दूर भाला फेंक करके। तो फिर भैया गोल्ड किसने जीता? गोल्ड जीता है जैकब साहब ने। जैकब भैया ने यहाँ पे गोल्ड जीत लिया है। ये चेक रिपब्लिक के हैं। इन्होंने भाला कितनी दूर फेंका? 85.86 मीटर दूर। अभी आपको याद होगा जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें जैकब ये तीसरे स्थान पे रहे थे, ब्रोंज जीता था। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? हंगरी के बुडापेस्ट में हुई थी, जिसमें गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर दूर भाला फेंक करके। और इस प्रकार वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, नीरज चोपड़ा। इसी तरह से आपको याद होगा नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था इन्होंने, और वहां पे गोल्ड जीतने वाले वो पहले भारतीय एथलीट बने थे। और उन्होंने वो गोल्ड जीता था 7 अगस्त को, इसलिए 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। और नीरज चोपड़ा को 2022 में पद्मश्री भी मिला है। इनके ऊपर बुक लिखी गई थी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किसने लिखी थी? नवदीप सिंह गिल ने। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो आंसर होगा रामनाथ कोविंद। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हों, इसी के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव का फैसला सही है या गलत है, इसे लागू करें या नहीं। और वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं होगा। एक्चुअली में 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। अच्छा, समितियों से आपको याद आएगा, अभी एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किनकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया था? तो आंसर होगा महेश चंद्र पंत। और अभी केंद्र सतर्कता आयोग ने किसकी अध्यक्षता में बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया था? तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल। ये कौन है? पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, क्योंकि वर्तमान में तो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, नए बने थे ये। और आप जानते हो, अभी मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया था? तो आंसर होगा अजय लांबा। और वैसे भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए तो आप 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते। और वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं। अभी वैसे चुनाव आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया था? सचिन तेंदुलकर को बनाया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा नागालैंड। तो अभी आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला भारत का पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा नागालैंड। मतलब बर्थ रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक कर दिया गया है। और ऐसा क्यों किया? तो बच्चों के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऐसा किया गया। आधार किसने बनाया? UIDAI, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, जो आपका आधार नंबर होता है उसमें टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं? तो याद रखना 12 डिजिट्स होती हैं। और अब एक करंट अफेयर्स का प्रश्न कि UIDAI के नए CEO कौन बने? तो आंसर होगा अमित अग्रवाल। लेकिन बात यहाँ पे नागालैंड की भी है, तो ये रहा मैप में नागालैंड। देखो, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है।
मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और अभी यहाँ पे नए गवर्नर कौन बने? ला गणेशन। अगर आपसे पूछा जाए ना कि किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी थी, तो आंसर होगा नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में ही मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। तो अभी इजराइल ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ओरोन विमान लॉन्च किया है। ये 40,000 से लेकर 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पे एआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स है जो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी आपको याद है अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ पे होगा? भारत में। अभी भारत का पहला एआई स्कूल ये कहाँ पे शुरू हुआ? तिरुवनंतपुरम में। और अभी मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? तो उड़ीसा। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप भी लॉन्च किया जिसका नाम है XAI। बताओ किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर। बताओ पहला वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी ये कौन करेगा? ब्रिटेन। और अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी जिसमें भारत 5वें स्थान पे, टॉप पे अमेरिका। और किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट। और जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस ने। अभी अमेरिका की एक कंपनी है ओपन एआई, इसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। जीपीटी का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। और इसी तरह से रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया था। गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था। वैसे एआई की गॉडफादर कहा जाता है जेफरी हिंटन को। तो यहाँ पे जो एआई से संबंधित जितने भी पिछले एक साल में आपने करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े वो सारे मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए। और जब भी इस तरह से एआई वाला प्रश्न आएगा बार बार मैं ये शीट आपको रिवाइज कराऊंगा तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बस आप कोशिश करा करो मेरे साथ साथ बोलने की। अभी बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया है। नाम बताओ उसका? आरोग्य मैत्री क्यूब। तो अभी भारत ने दुनिया का पहला आपदा अस्पताल विकसित किया है जिसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है, मतलब हवा में उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और इसे 72 क्यूब्स में पैक किया जा सकता है जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करते हैं। तो इस आरोग्य मैत्री क्यूब परियोजना में ऑपरेशन थिएटर होगा, मिनी आईसीयू होगा, वेंटिलेटर और भी बहुत कुछ इसमें शामिल है। तो इन क्यूब्स को 48 घंटों तक 100 जीवित बचे लोगों को सहारा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो याद रखना, ये भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया है। नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा जर्मनी में। तो फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, ये इसका पहला संस्करण है। और हुआ कहाँ पे? तो जर्मनी में हुआ। इसमें विजेता टीम कौन रही? तो विजेता रहा या पहले स्थान पे रहा WR टीम, दूसरे स्थान पे फ्रीडम टीम रही और तीसरे स्थान पे MGD टीम रही है। ये भारतीय टीम है जो तीसरे स्थान पे रही है। अच्छा, आपको याद होगा अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? बाकू, अजरबैजान में, जिसमें पहले स्थान पे तो मैग्नस कार्लसन रहे थे जो कि नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं, लेकिन दूसरे स्थान पे कौन रहे थे? R प्रज्ञानानंद, ये भारतीय चेस प्लेयर है। वैसे चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में। और इसने भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया था विश्वनाथ आनंद को जो कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। वैसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर हमारी कौन है? S विजयलक्ष्मी है। और याद रखना, भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और एक स्टैटिक प्रश्न मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो चेस बोर्ड होता है पूछा जाता है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? तो याद रखना 204 होते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी UEFA वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा एटाना बोनमाटी ने। तो एटाना बोनमाटी वे स्पेन और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की खिलाड़ी है जिन्हें अभी UEFA वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए चुना गया है। ये तो वुमेन्स की बात हो गई। पुरुषों में किसे चुना गया? तो एर्लिंग हॉलैंड को चुना गया है जो नॉर्वे और मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर है। अच्छा, वैसे आपको याद होगा अभी UEFA के अध्यक्ष बने थे कौन? अलेक्जेंडर सेफरीन। तो ध्यान रखना ये नाम। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस महीने को या किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया? तो आंसर होगा सितंबर।
तो सितंबर महीने को हम पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। और कौन से नंबर का है? 6ठे नंबर का है। और इसकी थीम कह दो या उद्देश्य कह दो, वो है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। और याद रखना, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अगर आपसे पूछ ले तो वो 1 से लेकर 7 सितंबर तक है। महीना पूछे तो पूरा सितंबर है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जीरो हंगर की बात करता है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर मैंने आपको ट्रिकी वीडियो बना करके दिया है और वहां पे मैंने आपको ये बोला है कि वीडियो देखने से आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स में जब भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूंगा ताकि आपका रिविजन होता रहे। तो अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ट्रिकी वीडियो आप देख लेना। सर्च मारना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स बाय क्रेक एग्जाम, वहां आपको मिल जाएगा। बाकी मेरा दूसरा प्रश्न है, अभी राष्ट्रीय पोषण अभियान ये कब शुरू हुआ था और कहां से शुरू हुआ था? और ये अभियान, ये योजना के बारे में भी मैं जो केंद्र सरकार वाली योजनाएं हम पढ़ रहे हैं वहां पे मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसलिए प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को याद कितना है। और महीनों की बात है तो आपको याद आएगा, अभी अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, जिसने अभी अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया था। तो यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स पूरे हो चुके हैं। तो अगर किसी को जाना है तो वो जा सकते हैं, क्योंकि अब जैसे कि फटाफट सीरीज में जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ वो कराऊंगा। कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराऊंगा। और जो मैंने आपको बोला है कि रिवीजन वाली क्लास हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जिसमें जनवरी 2023 से मैं आपको रिवीजन कराऊंगा जैसे पिछले साल हुआ करता था। तो उसके बारे में थोड़ी सी मुझे आपसे बात करनी है। तो जो इंटरेस्टेड है केवल वही रुके, वरना फिर आप कहोगे कि वीडियो लंबा हो गया। वीडियो लंबा नहीं हुआ भैया, करंट अफेयर्स ओवर हो चुके हैं। बात तो लास्ट में करेंगे। पहले केंद्र सरकार की जो हमारी योजनाएं चल रही है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आज पहले टेस्ट के रूप में आप करें इसको सॉल्व। वीडियो को पॉज कर लें, आराम से सॉल्व करें। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ, देखना आपके प्रश्न सही थे या गलत थे। तो यहाँ पे स्वामित्व योजना की बात की है। ये कब शुरू हुई थी? ये 24 अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी। और 24 अप्रैल को आपको पता है ना, पंचायती राज दिवस भी होता है। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देना। और ये प्रश्न तो आप सभी का राइट होना चाहिए। क्यों राइट होना चाहिए? क्योंकि अभी ये योजना आपकी करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ी थी। करंट अफेयर्स में आई थी ये योजना, याद आया? हमने पढ़ा था अभी ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार किस योजना ने जीता? तो इसी स्वामित्व योजना ने जीता। अगली योजना है आत्मनिर्भर भारत योजना। ये शुरू की गई थी 2020 में, जब कोरोना का समय चल रहा था ना, उस समय देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, ताकि जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन दिए जा सकें, इनकम के सोर्स दिए जा सकें। अगली है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसको भी 2020 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था जो मत्स्य जो निर्यात है उसको 5 वर्षों में 2 गुना किया जा सके, 2 टाइम्स कर दें। अगली है ऑपरेशन ग्रीन योजना। इसे हमने 2018 में शुरू किया था। उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। और प्रधानमंत्री युवा योजना की बात करें, युवा मतलब होता है युवा उद्यमिता विकास अभियान। ये 2021 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था देश के जो नवयुवक लेखक हैं उनकी लेखन कला में सुधार करना, उन्हें प्रोत्साहित करना लिखने के लिए, और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी देना। तो क्या सारे प्रश्न आपके सही गए? तो देखो 2014 से हमने केंद्र सरकार की इंपॉर्टेंट योजनाएं शुरू की थी, 2020-21 आ चुका है, और जितनी भी योजनाएं अभी तक मैंने आपको कराई है वो सारी इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट से अभी कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हैं हम। तो कल के वीडियो में पूछा था कि अभी सितंबर 2023 में भारत के पहले सूर्य मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C57। फिर पूछा अभी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अध्यक्ष कौन बन गए? R माधवन। फिर पूछा अभी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को कौन सा स्टेटस मिला? नवरत्न का। फिर पूछा अभी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा अभी कॉमिक बुक लॉन्च की गई है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका मेन फोकस क्या है? अच्छे स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना। फिर पूछा अभी किसे ब्रिक्स फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया? तो शांता थोटम। फिर पूछा अभी सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बन गए थर्मन षणमुगरत्नम। फिर पूछा प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बनी कौन? मनीष देसाई। फिर पूछा ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली? A+। फिर पूछा खान मंत्रालय के नए सचिव बन गए कौन? VL कांथाराव। फिर पूछा विश्व नारियल दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 2 सितंबर को। अच्छा, अब हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, अब हम बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक तो कर दो। और हमें बात करनी है किस सिलसिले में? जो हमारी रिवीजन वाली क्लास है उसे फिर से स्टार्ट करने के सिलसिले में।
क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके आज तक मुझे मैसेजेस आते हैं कि वो क्लास फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि उससे उनको बेनिफिट होता है, तभी तो वो बोलते हैं। क्योंकि आप मान के चलो 10 मिनट के अंदर हम 25 से 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। जिन्होंने वो क्लास ले रखी है उनको तो पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं ले रखी उनके लिए बता रहा हूं। आप न्यू मान के चलें, अगर हम उस क्लास को स्टार्ट करते हैं तो हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, और उस एक क्लास में आप मान के चलें हम 4 से 5 दिन के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो कवर कर लेंगे, मात्र 10 मिनट के आसपास। 10 मिनट के आसपास का समय लूंगा, कभी 9 मिनट हो जाएंगे, कभी 11 मिनट हो जाएंगे, लेकिन 10 मिनट एवरेज हो गया। और उसमें ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन बताया, आंसर बताया, भगो आगे। जहां जरूरत होगी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बताऊंगा, जो भी काम की चीजें होंगी। कोई देश आ गया तो उसके स्टैटिक में उसकी कैपिटल, करेंसी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी स्टैटिक होंगे वो भी बताऊंगा। ज्यादा फालतू की भाषणबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी रिवीजन क्लास है। वहां मुझे आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, वो हम डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में कर चुके हैं। वहां मुझे आपको रिवाइज करवाना है, तभी तो जाकर के 10 मिनट में 25 से 30 क्वेश्चन में आपके कवर कर पाऊंगा। मतलब एक क्लास में 4 से 5 दिन के करंट अफेयर्स आप कवर कर लोगे, यूं मान के चलो। पहले वाली क्लास में क्या दिक्कत होगी थी कि वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अवेलेबल नहीं थी, मटेरियल हिंदी में होता था। लेकिन अभी मैं इंग्लिश में भी लेकर के आने की सोच रहा हूं, मतलब बाइलिंगुअल होगा। लेकिन वो होता है ना कि कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रही है मार्केट में, तो पहले उसे पता करना होगा कि वास्तव में प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं है, अभी लोगों को जरूरत है कि नहीं है उस उत्पाद की। वैसे हमारा ये प्रोडक्ट तो फ्री में होगा, लेकिन फिर भी मेहनत तो मेरी लगेगी ना। तो बस मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वो रिवीजन वाली क्लास हम स्टार्ट करते हैं तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो उसे देखेंगे, कितने बच्चों का रेस्पॉन्स उस पर मिलेगा। क्योंकि रेस्पॉन्स रहता है तभी चीजों को शुरू करने में या उसे आगे कंटिन्यू रखने में मजा आता है। अब आप लोग मुझे बताओ, और कैसे बताओगे? तो इसके लिए मेरे पास एक तरीका है जहां से मुझे एग्जैक्ट नंबर पता लग जाएंगे कि यहाँ इतने स्टूडेंट्स हैं जो वाकई में रुचि रख रहे हैं कि भैया स्टार्ट करो, हम तो देखेंगे ही देखेंगे। आप देखोगे भी सही और उसे शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के साथ में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो है, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, या आपका कोई स्टडी ग्रुप होता है तो वहां पे आपको उसे शेयर करना है। व्हाट्सएप पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी है, फेसबुक वगैरह, शेयर करना है। क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो इसका डेटा मेरे पास आ जाता है कि हाँ भाई इतने लोगों ने इसको शेयर किया, व्हाट्सएप पे इतनों ने, टेलीग्राम पे शेयर किया। तो वहां से मुझे एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे कि हाँ भैया इतने लोग, इतने स्टूडेंट्स इच्छुक हैं कि आप शुरू करो, हम आपके साथ हैं। तो आज का वीडियो आप लोग शेयर करो, फिर जो भी डेटा रहता है, आपकी जो भी संख्या रहती है वो मैं आपको बताऊंगा, या तो टेलीग्राम पे शो कर दूंगा कि भैया इतने लोग हैं, तो देख लो अब हमें शुरू करनी चाहिए या अभी रुकना चाहिए। तो चलो, आपका समय शुरू होता है। अब अभी हम कल के करंट अफेयर्स का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? तो आंसर होगा सेलेस्ते साउलो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।